चर्चा करने वाले हैं भारतीय कृषि क्या है, कृषि के कौन-कौन से प्रकार होते हैं और प्रमुख जो फसलों के उत्पादक राज्य हैं वो कौन-कौन से। ये टॉपिक पूर्ण रूप से परिवर्तित होता रहने वाला टॉपिक है क्योंकि कृषि के आंकड़े तो बदलते रहते हैं। तो पहले मैं आपको क्लास लेने से पहले आगाह कर दूं कि अगर ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं इनमें और आपकी किताब के आंकड़ों में कोई विविधता अगर मिलती है तो आप ये जरूर देख लें कि मैं आंकड़े कब तक के बता रहा हूं। किताब में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, क्योंकि जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि हर वर्ष आंकड़े जारी होते हैं, सिस्टम है, लेकिन अपने पास पहुंचते पहुंचते आंकड़ों में लगभग 2 से 3 साल का समय लग जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, यदि कॉलेज व्याख्याता का पेपर 2021 में हुआ, वहां प्रश्न आया 2018 के अनुसार सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से। वही कहानी है, अपन जो आंकड़े पढ़ने वाले इस टॉपिक में वो पढ़ने वाले 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो अभी तक जारी अंतिम रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन आंकड़े पढ़ेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइएगा। अपन आंकड़े भी देखने वाले, सारा टॉपिक इसमें कौन से राज्य में कौन सी फसल होती है, कहां कहां क्या है, कृषि के प्रकार कौन से हैं, ये तमाम सी चीजें अपन इसमें करने वाले हैं। आइएगा, भारतीय कृषि के बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपन लोग भारतीय कृषि की जब बात प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला बिंदु क्या निकल कर आता है, साथियों मैं बताऊं आपको। सबसे पहली बात ये निकल कर आती है भारतीय कृषि में कि कृषि अपने आप के अंदर एक आर्थिक क्रिया है। ये बात तो पक्की है कि कृषि अपने आप के अंदर क्या है, तो आप कहेंगे सर कृषि है, ये अपने आप के अंदर एक आर्थिक क्रिया है। फिर आपका प्रश्न बनेगा कि आर्थिक क्रिया तो है लेकिन ये कौन सी है, आर्थिक क्रिया में भी कोई ना कोई सी तो क्रिया होगी। तो साथियों कृषि अपने आप के अंदर कैसी आर्थिक क्रिया है, आपका जवाब बन जाएगा कि कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। कृषि कैसी आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक। आर्थिक क्रिया 2-3 प्रकार की होती है, वैसे सामान्यतः अपने भूगोल में चर्चा करते हैं तो 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। लेकिन नॉर्मली अगर देखते हैं तो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वो हैं जिनका सीधा संबंध किससे होता है, प्रकृति से होता है। चाहे वो खनन का काम है, चाहे वो पशुपालन का काम है, चाहे वो कृषि का काम है, चाहे वो शिकार का काम है, यानी चाहे वो संग्रहण का काम है, इकट्ठा करने वाली जनजातियां वगैरह भी रहती हैं, जंगलों से इकट्ठा करती हैं और अपनी आजीविका चलाती हैं। कोई भी कंदमूल, फल, जो भी औषधि, लकड़ी जो भी इकट्ठा करते हैं फिर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो उसी प्रकार से कृषि अपने आप के अंदर प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। और ताजुब की बात तो आपको ये होगी कि भारत की हालांकि धीरे धीरे आबादी की कृषि पर निर्भरता कम हो रही है, लेकिन अपन बात करते हैं लगभग भारत की 55% आबादी, यानी पर बात कर रहे हैं लगभग 55%। और लगभग 55% का मतलब है एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो 54 पॉइंट में 60% आबादी किस पर निर्भर है। आपका उत्तर बनेगा लगभग 55% आबादी ये कृषि एवं संबंधित कार्यों पर निर्भर है। कृषि एवं कृषि से जो संबंध कार्य है इन पर क्या है, ये निर्भर है। यानी अपनी कितनी आबादी की बात कर रहे हैं, लगभग 55% जो आबादी है ये किस पर निर्भर है, तो भाई साहब याद रखिएगा ये आबादी लगभग किस पर निर्भर है, कृषि कार्य पर निर्भर है। कितनी आबादी, लगभग 55% जो आबादी है ये कृषि एवं संबंधित कार्य पर निर्भर है। इसके बाद आप दूसरी बात लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, आप ये लिख सकते हैं, रुक जा भैया पता नहीं है, हाँ, ये मक्खी परेशान कर जाती है कई बार। आप कई बार सोचते होंगे कि अचानक से लाइन कहां से आ जाती है, ये अपना काम कर जाती है। देखिएगा मैं बात कर रहा हूं लगभग 55% जो आबादी है ये कृषि और संबंधित कार्यों पर निर्भर करती है। इसके बाद में ये बात आती है कि भारत के भारत की जीडीपी में मान लीजिएगा, क्या लिख लेते हैं, सकल मूल्य भारत के सकल मूल्य समर्थन में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी, कितनी है भाई साहब, तो याद रखेंगे 17.1%। यानी भारत के सकल मूल्य समर्थन में कृषि एवं बात कर रहे हैं अपन किसके, संबंधित जो क्षेत्र है उनकी हिस्सेदारी कितनी है, 17.1%। अब अगली बात आपको ये याद रखनी है कि कृषि है ये मानसून का जुआ। यानी भारत के अंदर अपन जो कृषि है इस कृषि को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब आएगा भारत के अंदर जो कृषि है इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय जो कृषि है इसे क्या कहते हैं, अपन मानसून का जुआ कहते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, ऐसे क्या दिक्कत आ गई कि इसे मानसून का जुआ कहा जाने लग गया। बिल्कुल मानसून का जुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो निर्भरता है, अपन कहें ये निर्भर है पूरी की पूरी, ये किस पर निर्भर है, तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय जो कृषि है ये कृषि व्यवस्था है ये मानसून पर निर्भर है। ये बात आपको याद रखनी है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, और मानसून जब अच्छा होगा तो कृषि अच्छी होगी, मानसून अगर अच्छा नहीं होगा तो कृषि अच्छी नहीं होगी। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद साथियों सुनिएगा, नेक्स्ट जो बात आती है कि कृषि को अपन मानसून का जुआ कह रहे हैं क्योंकि मानसून पर ये निर्भर है, तो इसके अलावा भी तो कृषि की और विशेषताएं हो सकती हैं। यानी मैं आपसे ये पूछूं कि भारतीय कृषि की विशेषताएं, मैंने एक सीधा सा हेडिंग लगाया कि भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। साथियों सुनिएगा, अगर मैं भारतीय कृषि की विशेषताओं की बात करता हूं तो आपको ध्यान इतना ही रखना, इतना कि नंबर 1 पे आप कह सकते हैं कि मानसून पर निर्भरता, भारतीय कृषि की विशेषता है मानसून पर निर्भरता। इसके बाद आप कहेंगे कि कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या की निर्भरता, आप यूं भी कह सकते हैं कृषि पर जनसंख्या की अधिक निर्भरता, ये भी एक अपन कहें भारतीय कृषि की विशेषता है। इसके बाद में कृषि उत्पादकता का कम होना, ये भी एक विशेषता है। इसके बाद में जीविका निर्वाह है कृषि का होना, जीविका निर्वाह है कृषि की अधिकता, यानी यहाँ के जो किसान हैं वो व्यापारिक जो कृषि है वो कम से कम करते हैं, ज्यादा इनका जो जोर रहता है वो किस पर रहता है, तो आप कहेंगे जीविका निर्वाह कृषि पर रहता है। इसके बाद में क्या विशेषता है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर, ये भी एक मुख्य बात है। इसके बाद में बात आती है क्या, यही पंचाशिक बात है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या की अधिक निर्भरता है, कृषि की उत्पादकता कम है, यानी प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कोई उत्पादकता खास नहीं है, उत्पादन होता है, काम चलाते हैं अपना, कोई गलत बात। इसके बाद बात आती है कि जीविका निर्वाह कृषि है, इसकी अधिकता देखने को मिलती है। और फिर बात आती है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर क्या है, अधिक जोर अपने भारत की कृषि में दिया जाता है, यही आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे और बातें करते हैं, और लगातार जो कृषि के जोत है, या फिर अपन कहें कि लगातार अपन कहें खेतों का आकार कम होना, तो आप ये भी लिख सकते हैं कृषि जोतों का आकार कम होना, क्या लिख सकते हैं, कृषि जोतों का आकार कम होना, ये भी एक आप कह सकते हैं कि क्या है, कम होना। और जब कृषि जोतों का आकार कम हो रहा है इसका मतलब डेफिनेट है क्या, कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव ये भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशिष्टता है। अब वो विशिष्टता पॉजिटिव भी हो सकती है और वो विशिष्टता नेगेटिव भी हो सकती है, अपन तो बात विशिष्टता की कर रहे हैं ना, ये भारतीय कृषि की क्या है, विशेषता है। इसके बाद में साथियों गौर कीजिएगा, बात बनती है कि कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सामान्य सीख में बात पूछूं आपसे कि कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और कृषि के प्रकारों में पहला जो प्रकार आपके सामने आता है वो आता है जीविका निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि, तो आपका उत्तर बनेगा जीविका निर्वाह कृषि। साथियों गौर कीजिए,
मैंने यहाँ कहा जीविका निर्वाह कृषि, इसका मतलब आप क्या कहेंगे? जीविका निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब है, कोई लंबी चौड़ी कहानी है ही। कृषि का वो प्रकार जिसमें किसान केवल अपनी आजीविका के लिए यानी जीवन निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे आप क्या कहते हैं? जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और जीविका निर्वाह जो कृषि है इसमें दो प्रकार बन सकते हैं। एक तो होता है आदिम जीविका निर्वाह कृषि, आदिम जीविका निर्वाह कृषि, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि परंपरागत आदिम जीविका निर्वाह कृषि, यानी परंपरागत तरीकों से कृषि करना, और केवल अपन यूं कह सकते हैं कि जमीन बहुत ज्यादा पड़ी है लेकिन वो अपना खुद का काम चल जाए उसी तरीके से खेती करेंगे, यानी आदिम जीविका जो निर्वाह कृषि है इसमें आपको याद ही रख लेना है कि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? कम होता है। इस वाले भाग में क्या होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसमें कम होता है। जबकि बात करते हैं इसी का जीविका निर्वाह का एक दूसरा प्रकार वो देखा जाता है, कौन सा? देखिए भाई, जीविका निर्वाह का मतलब उधर पूर्ति करना, पेट पालना, और इसी में अगर मैं बात करता हूं कि आपके सामने आ जाए गहन जीविका निर्वाह कृषि, तो गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या हो जाएगा? गहन जीविका निर्वाह कृषि, इसमें आप क्या समझेंगे? इसमें जमीन कम है, कम भूमि पर अधिक उत्पादन। आप यूं कह सकते हैं कि इसमें पैटर्न क्या हो जाएगा? कम भूमि पर क्या लेना? आप कहेंगे कम भूमि पर अधिक उत्पादन लेना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गहन जीविका निर्वाह कृषि। और इसमें क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसमें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है, उत्पादन ये ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे इस वाली खेती में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, ये उत्पादन क्या हो जाएगा भाई साहब? आप कहेंगे इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन है ये अधिक हो जाएगा। कौन सी कृषि की बात कर रहे हैं? जीविका निर्वाह कृषि की बात कर रहे हैं। इसके बाद में फिर बात करते हैं तो नेक्स्ट 2 नंबर पे अपन कृषि देखते हैं, तो कौन सी आती है? एक कृषि आती है मिश्रित कृषि। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? मिश्रित कृषि का मतलब क्या है? क्या फसलों में मिक्स कर देना? नहीं। मिश्रित कृषि का सीधा सा मतलब आप ये समझेंगे कि कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना। आप क्या लिखेंगे? कृषि कार्य के साथ क्या करना? आपका जवाब आएगा कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना, यानी कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना। ये क्या है? आप कहेंगे इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। एक आती है साथियों जिसे अपन कहते हैं रोपण कृषि। मिश्रित कृषि के बाद में एक कृषि आती है जिसे अपन क्या कहते हैं? आपका उत्तर आएगा जिसे अपन रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। रोपण कृषि का मतलब फसलें रोपी जाए, यानी आप यूं कह सकते हैं कि फसलों को रोपा जाए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप क्या ले सकते हैं? अब इसमें प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है? एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे अपन बात करें कि केला कैसी है, केला अपने आप के अंदर रोपण कृषि है। जैसे मैंने कहा कि चाय कैसी है, आप कहेंगे रोपण है। जैसे मैंने कहा कि कहवा या कॉफी कैसी है, रोपण है। जैसे कि मैंने कहा आपका कोको कैसी है, रोपण है। जैसे मैंने कहा कि नारियल कैसा है, आप कहेंगे रोपण है। जैसे मैंने कहा कि रबड़ कैसा है, आप कहेंगे रोपण है। जैसे मैंने कहा गन्ना कैसा है, आप कहेंगे रोपण है। जैसे मैंने कहा चावल कैसा है, तो आपका जवाब आएगा गन्ना, गन्ना जगह बचेगा। गन्ने के बाद अगर बात आती है चावल की, तो चावल भी कैसा है? रोपण। यानी केला, चाय, कौवा, कोको, नारियल, रबड़, गन्ना, चावल। अब मजे की बात देखना, यानी रोपण कृषि के बारे में एक लाइन कही जाती है, वो क्या है? वो आप भी सुन लीजिएगा और लिख भी लीजिए। क्या है कि रोपण कृषि ये क्या करती है? ये कृषि एवं उद्योग के बीच में, कृषि एवं उद्योग के बीच की कड़ी है। कृषि एवं उद्योग के बीच का ये एक इंटरफेस है, एक अंतरपृष्ठ कहा जाता है इसे रोपण कृषि को। कृषि एवं उद्योग के बीच की कड़ी कौन सी है? कृषि एवं उद्योग के बीच की कड़ी। तो आपका जवाब आएगा इसे रोपण कृषि है। क्यों है? क्योंकि इससे कच्चा माल मिलता है, वो उद्योगों के अंदर काम आता है कंप्लीटली। सारा का सारा केला है तो ये तो क्या काम आएगा? ये भी फल उद्योग में काम आता है। बाकी चाय है, कव्वा है, कोको, नारियल, रबड़, गन्ना, चावल, ये सारी चीजें चावल खाद्यान्न है, बाकी सारी चीजें उद्योगों के रूप में काम में आती हैं, उद्योगों के कच्चे माल के रूप में। तो ये होगी रोपण कृषि। इसके बाद आप नंबर लें 4 नंबर पे, आपका उत्तर आएगा व्यापारिक कृषि। आप कहेंगे व्यापारिक कृषि क्या है? सुनिएगा फिर। व्यापारिक कृषि का मतलब क्या समझेंगे? व्यापारिक कह दो, वाणिज्यिक कह दो। प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल है या नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि किसान का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना। जैसे यहाँ किसान का एकमात्र उद्देश्य क्या था? अपनी उधर पूर्ति करना। वैसे यहाँ एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना। और जब बात पैसे कमाने की आएगी साथियों, तो आप सुनिएगा यहाँ पे व्यापारिक कृषि में आप लिखेंगे यानी किसान का उद्देश्य क्या करना? पैसा कमाना, ये होता है। तो इसमें आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि जितनी भी रोपण फसलें, ये सारी की सारी व्यापारिक फसलें छोड़ करके चावल, तो आप लिखें चावल के अतिरिक्त रोपण फसलें। चावल एक खाद्यान्न में गिना जाएगा, बेचा तो गेहूं भी जाता है इसे। चावल के अतिरिक्त रोपण फसलें ये ऊपर लिख रखें टोटल। और इसके साथ आप कहेंगे, इसके साथ आप तंबाकू कह सकते हैं, ये भी क्या है? आप कहेंगे ये भी रोपण है। इसके अलावा रोपण करना वाणिज्यिक है। इसके अलावा कपास है, ये भी क्या है? वाणिज्यिक है। यानी व्यापारिक फसल है, इनका एकमात्र उद्देश्य बेचना ही होता है, घर पे काम में नहीं लेना होता है। अब केला थोड़ी ना रिश्तेदारों में बांट देंगे जी, और तो क्या है बंटवा देंगे, क्या दिक्कत? तंबाकू बोले हमारा डोकरा पी लेगा चिलम में डाल के, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये वाणिज्यिक है, नगदी फसलें, व्यापारिक फसलें। इन तमाम फसलों को आप क्या कह सकते हैं? नगदी फसलें भी कह सकते हैं। तो ये लिखिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं जो भी प्रश्न अपने बनने वाले हैं। ठीक है, आज सुनिए, चलेंगे आगे चलते। साथियों सुनिएगा, इसके बाद में आती है स्थानांतरित कृषि, उसके बाद चर्चा करते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है? पहली बात तो आपको ये देखना है कि स्थानांतरित जो कृषि है इसका मतलब क्या है। भाई जो कृषि जिसमें स्थान बदल लिया जाए, अच्छा लिखा नहीं, लिख लीजिएगा फटाफट से, आगे चलते। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अभी लिखा नहीं, जल्दी सीखोगे थोड़ा, लिख लीजिएगा। अब आगे चलते देखिएगा, मैंने कहा स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि में आपको ध्यान रखना है इसी कृषि को क्या कहते हैं? पहले क्या किया जाता है? वनों को काटा जाता है, काटने के बाद में जलाया जाता है। तो काटने के आधार पर नाम पड़ गया कर्तन, और जलाने के आधार पर नाम पड़ गया दहन। प्रश्न बन गया कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसे कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं? तो ये वाली जो स्थानांतरित कृषि है इसे साथियों आप क्या कहते हैं? इसे कर्तन दहन कृषि के रूप में आप जानते हैं। ऐसी कृषि कर्तन दहन कृषि। अगली बात फिर आती है कि कर्तन दहन कृषि, इसे ही आप क्या कहते हैं? इसे ही आप कहते हैं झूमिंग कृषि। ऐसी कृषि जो झूम झूम के की जाए, ऐसा नहीं है, यानी ये झूमिंग कृषि है। और झूमिंग कृषि का मतलब सीधा सा आप क्या समझेंगे? स्थानांतरित कृषि को ही झूमिंग कृषि कहते हैं। ये वाली जो कृषि होती है स्थानांतरित, इसे पेड़ा पद्धति भी कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि कौन सी कृषि ऐसी है जिसे पेड़ा पद्धति के नाम से जाना है? अब बात ये उठती है कि स्थानांतरित जो कृषि होती है ये मुख्य रूप से जो आदिवासी इलाके होते हैं वहां की जाती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको यहाँ पर अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम, अलग अलग राज्यों में इसके क्या है भाई साहब? तो आप कहेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे कहां कहां क्या कहा जाता है तो अपन चर्चा करें, देखते चलिएगा एक एक साथ में। नंबर 1 पे आप कहेंगे, इसे अपने राजस्थान से चलते हैं कि इस स्थानांतरित कृषि को अपने राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में वालड़ा कहते हैं। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालड़ा। और राजस्थान में ही जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहां पर इसे बन्ना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान का ही पड़ोसी कौन है? मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर वेवार को ढहियार कहते हैं। मध्य प्रदेश में इस कृषि को क्या कहा जाता है साथियों? गौर करना, मध्य प्रदेश में इस कृषि को वेवार कहा जाता है और मध्य प्रदेश में इस कृषि को दहियार कहा जाता है। इसके बाद जैसे आप आगे चलेंगे तो एक और आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश में वेवार कहते हैं, दहियार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है?
छत्तीसगढ़ में इसे कहा जाता है दीपा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कहते हैं दीपा। बात आती है कि केरल में क्या कहते हैं, साथियों गौर कीजिएगा, केरल में कहते हैं कुमारी। केरल में कुमारी भी कहते हैं और केरल में पोनम भी कहते हैं, पोनम है ना, पोनम कहते हैं। केरल में कुमारी भी कहते हैं और केरल में पोनम भी कहते हैं। इसके बाद में फिर आप चलेंगे कि 5 नंबर पे अगर बात करता है तो क्या सुनिएगा, मैं बताता हूं। एक राजस्थान में वालराय बन्ना कहते हैं, एमपी की बात करते हैं तो विवार उडगियार कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो दीपा कहा जाता है और केरल की जब बात आती है तो कुमारी या फिर पोनम के नाम से जानते हैं। बात आती है केरल के बाद में आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, साथियों गौर कीजिएगा, अगर आंध्र प्रदेश की बात आती है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है पोंडू। आंध्र प्रदेश में क्या नाम देते हैं, पोंडू नाम देते हैं। इसके बाद में मैंने पूछा कि उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब आएगा कमान, विंगा, धावी। उड़ीसा में क्या नाम दिया जाता है, तो आपका जवाब आएगा उड़ीसा में कहते हैं कमान, कमान के साथ उड़ीसा में कहते हैं विंगा और विंगा के साथ उड़ीसा में कहते हैं धावी। क्वेश्चन बनेगा कमान, विंगा, धावी ये कहां कहते हैं, उड़ीसा के अंदर कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो और भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेघालय में क्या कहते हैं, आपका जवाब आएगा 7 नंबर आगे। अच्छा 7 नंबर पे हम बात करते हैं कि मेघालय में इस कृषि को क्या कहा जाता है। साथियों गौर करना, मेघालय में कहते हैं बोगमा, मेघालय में बोगमा कहते हैं। बात आती है झारखंड में क्या कहा जाता है, यानी स्थानांतरित जो कृषि है इसे झारखंड के अंदर क्या कहा जाता है, झारखंड में कहते हैं कुरुआ। बात आती है कि इसे मणिपुर में क्या कहा जाता है, मणिपुर में इसे कहते हैं पामलू। मणिपुर में स्थानांतरित जो कृषि है इसे कहते हैं पामलू। और बात आती है कि हिमालय जो क्षेत्र है, इस हिमालय क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपना है, यानी अपन कहें उत्तर पूर्वी जो भारत है, तो यहाँ इस कृषि को क्या कहा जाता है, आपका जवाब बन जाएगा सर यहाँ झुमी कहते हैं, झुमी क्या कहते हैं, झुमी। तो ये स्थानांतरित कृषि के विभिन्न विभिन्न भागों में विभिन्न विभिन्न नाम है, तो आपको याद रखने हैं। किसके नाम है, स्थानांतरित कृषि के नाम याद रहेंगे आपको। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में वालराय बन्ना कहते हैं, एमपी में विवार उडगियार कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा, केरल में कुमारी या पोनम, आंध्र प्रदेश में पोंडू, ओडिशा में कमान, विंगा, धावी, मेघालय में बोगमा कहते हैं, झारखंड में कुरुआ कहते हैं। 1 मिनट के लिए चलिए, ये आगे स्थानांतरित कृषि के अलग अलग अपने नाम, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन कृषि, झूमी कृषि या पेड़ा पद्धति, अपन जिसे कहते हैं, अलग अलग राज्यों में इसके क्या है अलग अलग नाम। चलिए आगे चल। अब साथियों गौर कीजिएगा, बात आती है और कृषि के प्रकार कौन से हैं। एक आती है शुष्क कृषि। अब आप कहेंगे शुष्क कृषि का मतलब क्या है, शुष्क कृषि कह दो आप, या फिर इसे बारानी कृषि भी कहते हैं। शुष्क कृषि या फिर कैसी कृषि, बारानी कृषि। ये क्या होती है, किस टाइप से होती है, सुनिएगा मैं बताता हूं। शुष्क कृषि या बारानी कृषि का सीधा सीधा संबंध आप क्या कहेंगे कि जहां वर्षा कम, यानी जहां पर वर्षा क्या हो, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हो कि कम हो, तो आपका उत्तर आएगा जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, वहां जो कृषि की जाती है उसे आप कहते हैं शुष्क कृषि या फिर बारानी कृषि, ठीक बात है। इसके बाद में आती है आर्द्र कृषि, आर्द्र या सिंचित कृषि। आर्द्र आर्द्र कृषि आप कहें, आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि का मतलब, आर्द्र कृषि का मतलब जहां वर्षा अधिक, अगर वर्षा नहीं भी है तो वहां पर पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी, वो सिंचित हो जाएगी। आर्द्र का मतलब जहां वर्षा अधिक हो। और इसके बाद में एक और लिख देता हूं मैं, सिंचित कृषि। सिंचित कृषि, वर्षा की कमी में, वर्षा की कमी में फसलों को पानी पिलाया जाता है। कृत्रिम ढंग से भाई प्रकृति तो नहीं पिलाए, पानी पिलाया जाता है। एक आती है समोच्च कृषि। और समोच्च नाम याद आते ही आपको कुछ याद आना चाहिए, अगर भूगोल में पढ़ाई है तो आएगा, सब क्यों नहीं आएगा। समोच्च ढाल, समोच्च रेखाएं, पहाड़ी जो ढाल होते हैं उस पहाड़ी ढाल के विपरीत की जाने वाली खेती, जैसे पहाड़ी है उसमें हल यूं चलाया जाए, इसे कहते हैं समोच्च कृषि। यानी समोच्च रेखाओं के समानांतर, जैसे ये ऊंचाई ये तो पहाड़ी ढाल के विपरीत खेती की जाए। समोच्च रेखा का मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा, ये 10 मीटर पे, ये 20 मीटर पे, ये 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 100 पे, तो समोच्च रेखाओं के समानांतर आपका क्या की जाए, खेती की जाए, उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समोच्च कृषि। समोच्च में लिखेगा पहाड़ी ढाल के विपरीत, पहाड़ी ढाल के विपरीत की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि, इसे आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे इसे कहते हैं भाई साहब समोच्च कृषि। इसके बाद में कृषि आती है जिसे कहते हैं पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि, इसमें क्या होता है, विभिन्न फसलों की पट्टिकाएं लगाना। इसमें आप लिखेंगे विभिन्न विभिन्न फसलों की पट्टिकाएं लगाना। विभिन्न फसलों की पट्टिकाएं लगाना, ये कौन सी कृषि में होता है, तो आप कहेंगे पट्टीदार कृषि। इसके बाद में आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, और रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या है, क्या समझेंगे रिले क्रॉपिंग से। रिले क्रॉपिंग से आपको समझना है एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4 फसलें लेना। आप कह सकते हैं एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलें लेना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिले क्रॉपिंग। इसके बाद में फिर बात आएगी एक कृषि और होती है, कौन सी, एक होती है जैविक कृषि। जैविक कृषि का मतलब क्या है, जैविक कृषि का सीधा सा की मतलब है कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक की जगह, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, इनकी जगह क्या करना, माइक्रोबियल पोषक दाता। अब नहीं कह सकते इनकी जगह शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, बायोपेस्टिसाइड, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग कर, ये भाई साहब क्या है, तो आप कहेंगे इसे आप जैविक कृषि कहें। यानी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो है, इनकी जगह शैवाल है, फंगस है, बैक्टीरिया है, बायोपेस्टिसाइड है, गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका अगर आप उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी खेती आप कर रहे हैं, जैविक। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जैविक खेती केवल अभी 2015-16 की बात चली, 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, बोले तो मनमोहन जी की सरकार, उस 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय भी जैविक खेती के ऊपर जोर दिया जाता है 2004-5। याद कर लीजिएगा, लिखिएगा राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत 2004, बोले तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। इसकी बात कर रहे हैं अपन।
अपन बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की जो शुरुआत है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में होती है, तो आपका उत्तर आएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। इसके बाद अब तो ये बड़े स्तर पे चलने लग गया है। विश्व में भी क्यूबा जैसे देश जो है वो अपने आप के अंदर जैविक कृषि में अपने आप को बहुत ज्यादा अग्रणी कर चुके हैं। भारत के अंदर भी सिक्किम राज्य यही कर चुका है। भारत के अंदर अगर गांव की बात करें, भारत के अंदर राजस्थान की बात नहीं कर रहा, नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर गांव पूर्ण 100% जैविक खेती से युक्त हो चुका है। और भी कई बातें ले देखेंगे, एक बार लिखिएगा। हाँ जी, चले आगे, ठीक है, लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिएगा, अब अपन आगे बात करते हैं कि जैविक खेती, जैविक खेती का, जैविक खेती का विश्व स्तर पर जनक, विश्व स्तर पर जनक ये कौन है? अगर आपसे ये पूछा जाए जैविक खेती का विश्व स्तर पर जो जनक है ये कौन है, साथियों गौर कीजिएगा। जैविक खेती का अगर विश्व स्तर पर अपन जनक देखते हैं तो ये आता है अल्बर्ट होवर्ड। आप कहेंगे अल्बर्ट होवर्ड, ये विश्व स्तर पर क्या है, तो आप कहेंगे ये विश्व स्तर पर जैविक खेती का जनक कौन है, अल्बर्ट होवर्ड। इसके बाद में आप कहेंगे कि अगर बात करें कि विश्व का, विश्व में क्यूबा देश ने युद्ध स्तर पर इस खेती को अपनाया है, यानी बड़े स्तर पर इस खेती को अपनाया है, इस खेती को अपनाया है, तो आप कहेंगे भारत में ऑर्गेनिक स्टेट, यानी जहां पर ये जैविक खेती को पूर्ण रूप से लागू किया गया वो सिक्किम है। इसके बाद लिखिएगा ऑर्गेनिक गांव माकंदपुर है, ये नैनीताल उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड, माकंदपुर। बात आती है ऑर्गेनिक खेती से संबंधित, ऑर्गेनिक खेती से संबंधित बायोटेक पार्क ये पंजाब में, यानी भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है जिसने बायोटेक पार्क है ये विकसित कर लिया है अपने राज्य के अंदर। कौन सा राज्य? पंजाब। बात आती है इसके बाद में और कृषि कौन सी है, तो आप कहेंगे जल कृषि। जल कृषि, जल कृषि का सीधा सा मतलब है कि शैवाल वगैरह की खेती कर लेना, झींगा है, मत्स्यन के अतिरिक्त, मत्स्यन के अलावा, मत्स्यन के अलावा शैवाल, झींगा, मोती, शंख आदि की खेती करना है ना, शंख आदि की खेती करना, इसे आप क्या कहते हैं? जल कृषि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि एक्वा मैरिन, एक्वा मोरिन, एक्वा मोरिन ये क्या है, तो इसमें आप लिखिएगा एक्वा मोरिन में कि पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों को जल एवं पेड़ पौधों को मत्स्यन के साथ, मत्स्यन के साथ, यानी जल में पेड़ पौधे और मछली दोनों, पेड़ पौधों को मत्स्यन के साथ उगाना, यानी एक ही तालाब है, उसे एक तालाब में पेड़ पौधे भी और मछली पालन भी हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? एक्वा मोरिन कहेंगे। इसके बाद में एक आती है सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, इसमें किसान भाई संगठन बना लेते हैं और संगठन बना के समूह में खेती करते हैं, वो क्या कहलाती है? किसानों द्वारा सामूहिक कृषि, इसे सहकारी कृषि कहते हैं, एक संगठन के माध्यम से है ना, संगठन के माध्यम से। एक आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसे अपन कहते हैं संविदा कृषि। इसमें क्या होता है? किसान द्वारा ठेका प्रणाली अपन कह सकते हैं, ठेका प्रणाली, भाई आपके खेत को 4 साल के लिए हमें दे दो, हम आराम से खेती करेंगे, 4 साल बाद आपको आपका खेत दे देंगे, आपको पैसा मिलता रहेगा, ये आती है संविदा कृषि। अपने पुराने टाइम में इजारा पद्धति होती थी है ना, अपने राजस्थान वगैरह में, तो आप हमारे खेत में खेती करो आराम से, हमें तो हर फसल पे 10 बोरी गेहूं दे दो, भले मर्जी आप उसमें गेहूं उगाओ, गोभी उगाओ, भिंडी उगाओ, टमाटर उगाओ, आपकी मर्जी। ये पुराने टाइम में हमारे चलता था भारत में, राजस्थान में स्पेशल सामंती प्रथा वगैरह थी उस टाइम चला करता था। तो ये बात आ गई ठेका प्रणाली। एक आती है ट्रक फार्मिंग है, ये कौन सी फार्मिंग आ गई? आप कहेंगे ये भी फार्मिंग होती है, ट्रक फार्मिंग। साथियों सुनना, ट्रक फार्मिंग में क्या होता है? ट्रकों की खेती नहीं, इसमें फल फूल सब्जियां इनकी खेती की जाती है और शहरों तक जल्दी पहुंचाई जाए ताकि खराब नहीं हो, इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग पड़ा, ट्रकों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। अमेरिका में ज्यादा चलती है, तो आप कह सकते हैं सब्जी फल व फूलों की खेती, सब्जी फल व फूलों की जो खेती है ये जहां जिस माध्यम से की जाती है उसे अपन कहते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या कहते हैं उसे? ट्रक फार्मिंग के नाम से जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बढ़े आगे। एक्वापोनिक, ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, एक्वापोनिक, एक्वा मोरिन याद रखेगा, एक्वा मेरिन नहीं याद है साहब। चलते हैं अब आगे बात आती है भाई साहब कि कृषि से संबंधित विशेषीकृत जो कृषि वो कौन सी? आप कहेंगे एपी कल्चर का मतलब क्या है? आप कहेंगे एपी कल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर का मतलब क्या है? एपी कल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन, ये एपी कल्चर है, सीधा सीधा क्वेश्चन। एपी कल्चर के बाद में आपसे पूछे कि सेरी कल्चर क्या है? सेरी कल्चर में आप क्या कहेंगे? सेरी कल्चर है रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन, ये सेरीकल्चर। फिर आपसे पूछे कि पीसी कल्चर क्या, तो आपका उत्तर बनेगा पीसी कल्चर जो है ये है मछली पालन। पीसी कल्चर क्या है? आप कहेंगे मछली का जो पालन है ये किया जाए तो पीसी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मछली पालन। इसके बाद में प्रश्न बने कि वर्मी कल्चर क्या है?
आपका जवाब बने वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन, केंचुआ पालन, ये वर्मी कल्चर। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े पाएगा वीटी कल्चर, और वीटी जो कल्चर है इसमें क्या होता है, इसमें अंगूरों की खेती होती है। वीटी कल्चर में क्या होगा, अंगूरों की खेती, वीटी कल्चर में अंगूरों की खेती। इसके बाद बात करते हैं तो ऑर्सी कल्चर, ऑर्सी कल्चर यानी घोड़ों का पालन। ऑर्सी कल्चर में क्या है, घोड़ों का पालन, ये हॉर्सी कल्चर में होता है। एक आता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये है बागवानी, हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी। इसके बाद में और भी कल्चर गई, जैसे मैंने कहा कि सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। सिल्वीकल्चर क्या है, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन, इसे कहते हैं सिल्वीकल्चर, संवर्धन, संवर्धन, संवर्धन ऐसे ही ना। इसके बाद में आता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी ये भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, तो आप कहेंगे फल। बात करते हैं मेरीकल्चर, मेरीकल्चर समुद्री जीवों का पालन, इसमें होता है मेरीकल्चर, समुद्री जीवों का पालन, समुद्री जीवों का पालन होता है मेरीकल्चर में। इसके बाद में आता है मोरीकल्चर, सहतूत, मोरीकल्चर सहतूत की खेती, और स्पेशल इसका है कि केवल रेशम कीट को पालने के लिए, रेशम कीट पालन नहीं मोरीकल्चर, मोरीकल्चर सहतूत की खेती रेशम कीट पालने के पर्पज से उसे मोरीकल्चर कहते हैं। फिर आता है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर या ओलिगोकल्चर भी कहते हैं इसको। ओलेरी जो कल्चर है इसमें याद रखना है सब्जी की खेती। उसके बाद में एरोपोनिक, हवा में पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक जल में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक है। बात कर रहे हैं एरोपोनिक, ये हवा में पौधे उगाना। ये सारे के सारे विशेषीकृत कृषि के प्रकार हैं, एक बार रिपीट करवा देता हूं। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी का पालन। बात करते हैं सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट का पालन है। बात करते हैं पीसीकल्चर मछली का पालन, वर्मीकल्चर केंचुए का पालन, वीटीकल्चर अंगूरों की खेती, हॉर्टिकल्चर घोड़ों का, हॉर्टिकल्चर बागवानी। इसके बाद फिर आगे चलते बढ़ते हैं, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण और संवर्धन, पोमोलॉजी क्या है, फल है, मेरीकल्चर समुद्री जीवों का पालन, मोरीकल्चर सहतूत की खेती करना, ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती करना, एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना। बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ये जल में पौधे उगाना। ये विभिन्न विशेषीकृत कृषि के क्या है, तो आप कहेंगे विभिन्न विभिन्न ये प्रकार हैं इसके विशेषीकृत कृषि के, ठीक है, ये लिखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलें, अब साथियों इसके बाद में बात आती है अपने कि विभिन्न प्रकार की क्रांति कृषि से संबंधित, यहां लिख देता हूं मैं, कृषि से संबंधित क्रांतियां। कौन कौन सी क्रांतियां हैं जो कृषि से संबंधित है। सबसे पहले पर बात करते हैं हरित क्रांति। अब आप कहेंगे हरित क्रांति का सीधा साथ संबंध किससे, हरित क्रांति का सीधा साथ संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। इसका विश्व स्तर पर जनक कौन है, तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। वैश्विक स्तर पर इसका जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। बात करते हैं इसका भारत में जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन, ये इसके भारत में जनक है। वैश्विक स्तर पर जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, ये दिया विलियम गेड ने। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो आपका उत्तर आएगा विलियम गेट के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया। एक आती है हरित क्रांति के बाद में श्वेत क्रांति। क्वेश्चन क्या बनाएंगे श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति का मतलब आप समझेंगे सीधा साथ संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर बनेगा दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का अगर जनक आपसे पूछा जाए कौन है, तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति का जनक आता है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। अब आगे और क्रांतियां जिनके जनक बनक के तो प्रश्न नहीं बनते, लेकिन सामान्य प्रश्न तो बनेंगे। जैसे मैंने कहा गोल क्रांति का संबंध किससे, आपने कहा आलू के उत्पादन से है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद फिर आगे बढ़े पाएगी लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है, ये टमाटर एवं मांस उत्पादन से, टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। ये कौन सी क्रांति है भाई साहब, आपका उत्तर बनेगा ये है लाल क्रांति, इससे संबंधित है, टमाटर और मांस से संबंधित। इसके बाद फिर आगे बढ़े बाकी पीली क्रांति। और पीली क्रांति का सीधा साथ संबंध किससे है, पीली क्रांति का सीधा संबंध है सरसों के उत्पादन से। और सरसों के साथ साथ याद रखना तमाम प्रकार का जो तिलहन है उसके उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, पीली क्रांति। याद रहिएगा, यानी पीली क्रांति सरसों के साथ में तमाम प्रकार का जो तिलहन है उससे संबंधित। फिर आगे बात करते हैं, फिर क्रांति आती है नीली क्रांति। आप कहेंगे नीली क्रांति का संबंध किससे, नीली क्रांति का मतलब है मत्स्य पालन। नीली क्रांति का मतलब क्या है, तो आपका उत्तर आएगा मत्स्य पालन से संबंधित जो क्रांति है वो है नीली क्रांति। ये नीली क्रांति होगी। एक क्रांति आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, ये भी है तो मछली से, लेकिन याद रखिएगा झींगा उत्पादन से है, झींगा टाइप की जो मछली आती है उससे है ये क्रांति। इसके बाद फिर प्रश्न बढ़ेगा कि गुलाबी क्रांति होगी तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से, फूड प्रोसेसिंग जो आप मान लीजिएगा। पराभनी क्रांति, इसका संबंध किससे, पराभनी जो क्रांति है ये सीधा साथ भिंडी उत्पादन से संबंधित। पराभनी क्रांति में आप कहेंगे इसका संबंध किससे है, इसका भिंडी उत्पादन से। इसके बाद फिर बात बनती है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड तो बांस को कहते हैं, लेकिन ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे, चाय के उत्पादन से। बात आती है रजत क्रांति, ये किससे संबंधित है, रजत क्रांति का संबंध आएगा अंडों के उत्पादन से। बात आएगी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति ये फल फूलों के उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। बात आती है बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से संबंधित। बादामी क्रांति का सीधा साथ संबंध है मसाला उत्पादन। बात करेंगे मूंग क्रांति। मूंग क्रांति ये मोटे अनाज जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इनसे संबंधित। बात आती है इसके बाद में मीठी क्रांति। मीठी क्रांति ये किससे संबंधित है, शहद के उत्पादन से, शहद उत्पादन। बात आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति ये आ जाएगी किससे, आपका नदी जोड़ो अभियान से, नदी जोड़ो अभियान से।
ये है विभिन्न प्रकार की क्रांति। याद रह जाएगा इतना। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का सीधा संबंध किससे? सरसों से। बात कर रहे हैं नीली क्रांति मत्स्य पालन, नीली मत्स्य है तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली, भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण, बात आती है प्रावधानिक क्रांति भिंडी उत्पादन, बात आती है ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे से, सुनहरी क्रांति फल फूल से, बात आती है बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, मुख क्रांति मोटे अनाज बाजरा ज्वार रागी, पीली क्रांति शहद उत्पादन से, अमृत क्रांति है नदी जोड़ अभियान, कृष्ण क्रांति ये आती है किससे? पेट्रोलियम से, व्हाइट गोल्ड क्रांति है इसका संबंध आता है कपास से, और दो छोटी छोटी क्रांति लिख लीजिएगा। देखिएगा इनको, फिर आगे चलते हैं। इंद्रधनुषी का मतलब समुद्र क्रांति हो जाएगा, ठीक है? जगह है नहीं, चलो मैं लिखता हूं, क्या लिख देता हूं, इंद्रधनुषी, इसका मतलब हो गया समग्र उत्पादन में बढ़ावा देना। ये सारे रंग आ गए ना इंद्रधनुष में, समग्र उत्पादन में बढ़ावा देना। और एक आएगी व्हाइट गोल्ड, कपास से, व्हाइट गोल्ड कपास से संबंधित है ना। ये आगे कृषि से संबंधित अपने विभिन्न प्रकार की क्रांति। दूसरा क्रांति सीमेंट से। अब बात आती है सस्य प्रारूप की। आते सुनिएगा, सस्य प्रारूप का मतलब क्या समझेंगे आप? सस्य प्रारूप का मतलब है फसल का प्रारूप, जैसे रबी खरीफ जायद, ये सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप का मतलब फसल का प्रारूप, जैसे रबी खरीफ जायद। अब सुनिए, सस्य प्रारूप का मतलब है तीन भागों में बांट सकते हैं। एक मैंने कहा रबी, रबी के बाद कहा खरीफ, ऐसे नहीं हम बांटते हैं बस, एक तरफ रबी, रबी के बाद में खरीफ, खरीफ के बाद में जायद। नंबर पहले का, रबी को बोने के लिए टाइम क्या होता है? अक्टूबर नवंबर। आप कह देंगे इसमें जो बुआई का टाइम होता है ये होता है अक्टूबर नवंबर, इसका टाइम बुआई अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। काटी कब जाती है? आप कहेंगे मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। बात आती है खरीफ की, खरीफ जो है ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है, काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर। बात आती है जायद की, रबी खरीफ के बाद में, जायद कब बोई जाती है? ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और ये जुलाई अगस्त में काटी जाती है। अब मुद्दा ये बनता है कि जो रबी वाली फसल है इसे क्या कहते हैं, खरीफ वाली को क्या कहते हैं? रबी की कटाई कब होती है? गर्मियों में, तो याद रख लेना अपने गर्मियों को उनाड़ू बोला है, उनाड़ू, उनालू। और खरीफ वाली जो है इसे कहते हैं सियालू। रबी वाली फसल को कहते हैं उनालू, खरीफ वाली फसल को कहते हैं सियालू। इसके बाद बात आती है जायद की, जायद तो जायद इसका कोई नाम नहीं। रबी वाली जो है ये किस पर निर्भर है? आप कहेंगे सिंचाई पर निर्भर है, सिंचाई पर निर्भर, लेकिन फिर भी एक मानसून आ जाता है, बारिश करवा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। और उत्तर पूर्वी मानसून के अलावा मावट है, ये भी रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसके बाद आगे चलते हैं खरीफ में। खरीफ पूर्णतः किस पर निर्भर है? अपन कहेंगे खरीफ तो मानसून पर निर्भर है, ठीक बात है। और इस समय मानसून कौन सा आता है? दक्षिण पश्चिम, गर्मियों वाला मानसून। और जायद वाली जो फसल है ये भी किस पर निर्भर है? ऊंचाई। मानसून पर निर्भर ज्यादा है, ये खरीफ का होता है, इसलिए तो भारतीय मानसून का जुआ, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अब बात आती है कि रबी में फसलें कौन कौन सी? इसमें एक होता है गेहूं। अब गेहूं आते हैं तो जो तो आना ही चाहिए, साथ में चलते हैं तो दोनों। गेहूं जो, दालें जितने भी नाम याद है दो दाल लिख दो, चना और मसूर, बाकी तमाम दालें रबी में आएंगी, ठीक है, खरीफ में आएंगी। गेहूं जो, चना मसूर, इसके अलावा मेथी, इसके अलावा सूरजमुखी, सूरजमुखी तिलहन की बात चल पड़ी तो सरसों भी इसी में आएगी, सरसों की बात चल पड़ी तो तारा मीरा भी इसी में आएगी, इसी में आएगी तंबाकू। इसी रबी में आप लिख पाएंगे जीरा, इसमें लिखना सौंफ, धनिया, इसबगोल, मेथी और मसाले, आलू। याद रखिए ये सारी की सारी चीजें ये कौन सी फसल में आती है? रबी की फसल में। याद रहेगा, गेहूं है जो है, चना मसूर मेथी सूरजमुखी सरसों तारा मीरा तंबाकू जीरा सौंफ धनिया इसबगोल मेथी आलू, ये लगभग मैंने वो लिखे जो एग्जाम में आती है। इसके अलावा भी और फसलें हो सकती हैं, लोकल एरिया में भी कई हो सकती है, लेकिन ये तो सामान्य फसलें हैं। बात करते हैं खरीफ में कौन कौन सी आती है। खरीफ में बाजरा तो पक्का ही आएगा सर, बाजरा, बाजरे के साथ चावल भी आता है, चावल के साथ गन्ना भी आता है, गन्ने के साथ कपास भी आता है, कपास के साथ मूंगफली भी आती है, रागी भी आती है, सोयाबीन भी आती है। याद रखिएगा, दालें जितनी भी हैं वो चाहे किसी भी टाइप की दाल, चाहे वो मूंग है, चाहे वो मोठ है, चाहे वो उड़द है, चाहे वो अरहर है, चाहे वो जो मर्जी दाल है, कमला है, ये सारी की सारी दालें किसमें आती है? खरीफ में। बाजरा चावल गन्ना कपास मूंगफली मक्का, मक्का मुख्य फसल रहेगी, ये भी इसमें आता है। और देखो याद करो, कोई याद आ रही है तो, बाजरा चावल गन्ना कपास मूंगफली रागी सोयाबीन दालें मक्का, ये सारी चीजें किसमें आती है? खरीफ में। और जायद में तो क्या आता है? जायद में तो आती है अपनी सब्जियां, सब्जियां एवं खीरे, तरबूज, तरबूज, ये किसमें आते हैं? आप कहेंगे सारे के सारे जायद में आते हैं। सिंचाई सब्जियां, सिंचाई होती है सब्जियां खीरे तरबूज तरबूज, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिएगा एक बार लिख पाए। इसमें एक आध चीज और लिख लेना, जैसे इसमें ज्वार रह गया खरीफ में, ज्वार के साथ गंवार रह गए, इधर अलसी और अफीम, ये दो लिख लेना, अलसी और अफीम, कटहल, ये सारे के सारे किसमें? रबी में आते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो साथियों नोट करना, अपने जैसे कई बार पूछ लिया जाता है सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना ये कहते हैं कपास, सफेद सोना कहते हैं कपास को। बात आता है हरा सोना, हरा सोना कहते हैं बांस को। सफेद सोना कपास को कहते हैं, हरा सोना बांस को कहते हैं, काला सोना ये कहते हैं अफीम को। इसके बाद में क्वेश्चन आ जाए नीला सोना,
नीला सोना कहते हैं साफ जल को, काला हीरा ये कोयले को कहा जाता है, काला हीरा ये कहते हैं कोयले को। ठीक है, ये कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। श्वेत सोना कपास को कहते हैं, हरा सोना बांस को कहते हैं, काला सोना अफीम को कहते हैं, नीला सोना साफ जल को कहते हैं, काला हीरा किसे कहते हैं, कोयले को। ठीक है, इसके बाद बात आती है अपनी मुख्य रूप से अपन कहें फसलें जो कौन कौन सी हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मली खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो खाद्यान्न फसलों में जैसे चावल खाद्यान्न फसल है, चावल के साथ गेहूं खाद्यान्न फसल है, गेहूं के साथ जो खाद्यान्न फसल है, ज्वार खाद्यान्न फसल है, और मक्का खाद्यान्न। आप कहेंगे सर मक्का, मक्का बिल्कुल, मक्का खाद्यान्न भी, मक्का चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है और खाद्यान्न। इसके बाद में आ जाए आपसे रेशेदार फसलें। अपने भारत में रेशेदार फसलों के रूप में एक होता है कपास, और कपास के अलावा होता है जूट जिसे पटसन भी कहते हैं या सुनहरा रेशा भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसके बाद में आ जाए तिलहन फसल। कई दफा प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से तिलहन फसल कौन सी है या नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। तिलहन फसल में अगर आता है प्रश्न तो आप करेंगे है जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों ये तिलहन है, सरसों के साथ राई ये भी तिलहन है, तारा मीरा भी तिलहन है, अलसी भी तिलहन है, मूंगफली भी तिलहन है, सोयाबीन भी तिलहन है आदि, यानी जिनसे तेल निकाला जाता है वो तिलहन। इसके बाद बात आ जाए दलहन। दलहन फसल यहां कोई यार दाल बनती है जैसे चना, मसूर, मटर, उड़द, आंवला, अरहर, मूंग, मोठ आदि, ये है क्या है दलहन फसलें। इसके बाद में आता नकदी। जैसे कपास कैसी फसल है तो नकदी भी है, जैसे मैंने कहा गन्ना कैसी फसल है ये नकदी है, जैसे तंबाकू कैसी फसल है नकदी है, जैसे रबड़ कैसी फसल है नकदी है आदि। दो फसलें जिनको बेचकर के किसान क्या करता है तुरंत भारतीय मुद्रा प्राप्त कर लेता है और जिनका उद्देश्य ही बेचना होता है। तो चावल भी बेचता है किसान, तो गेहूं भी बेचता है, बाजरा बेचता है, सारी बेचता है, लेकिन ये मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। हाँ खाद्यान्न फसलों में लेकिन नहीं लिखा बाजरा, तो हम खाते ही हैं। ठीक है, ये आगे बातें अपनी। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट आगे चलकर। तो अभी क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई है, या इसे में चलने देते हैं, लिखिएगा अब इनको लिखिएगा, जब आगे देखते हैं इनको लिखिएगा तो देखते हैं अब लिख पाए। बाकी जो क्लास है ये अपन नेक्स्ट करते हैं, ये लंबी हो जाएगी। मिलते हैं जल्दी।